दास्तान कहानी में आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिन्हा आज बिरादरी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। बिरादरी कहानी गुलशेर खां सानी जी की अनेक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहले हम गुलशेर खां सानी जी के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म 16 मई 1933 को जगदलपुर में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस तरह सानी जी ने अपनी लेखनी का सफ़र जगदलपुर से आरंभ कर ग्वालियर, फिर भोपाल और दिल्ली तक तय किया। सानी जी की कहानियों का भौगोलिक क्षेत्र बस्तर है और उनके चरित्र निम्न मध्यवर्गीय परिवेश से संबंधित हैं। सानी अपने आसपास के समाज से पूर्णतः जुड़े हुए हैं, इसलिए वे पात्रों की खोज के लिए दूर तक नहीं भटकते। गुलशेर खां सानी जी की कहानियों का प्रथम कहानी संग्रह बाबुल की छाँव, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत साबिर नामक 10-12 वर्षीय लड़की की पिटाई से होता है। साबिर को कुछ लोग लात, घूसों तथा थप्पड़ों से पीट रहे थे और कुछ अपनी जवान से पीटने से पीछे नहीं हट रहे थे। इसी दौरान कहानी का मैं पात्र वहां पहुंचकर त्रिपाठी को साबिर को मारते हुए हाथों को पकड़कर सारा मामला जानना चाहता है, लेकिन भीड़ से अधिकतर साबिर पर चोरी करने का आरोप लगाते हैं। पर लड़का अपने आप को निर्दोष होने की बात बार बार दोहराता है। तब मैं पात्र सारे मामले को समझते हुए पूरा किस्सा जानना चाहता है। मैंने त्रिपाठी को इतनी गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा तमतमा रहा था, नथुने फूल गए थे, सिर के सारे बाल परेशानी पर आ गए थे और झुम्मा झटकी या मारपीट से उसका गिरेबान फट चुका था। साले ने तो आज सारा घर ही खोल दिया था, कहकर त्रिपाठी ने छोकरे को फिर एक घूसा जड़ दिया, इतनी जोर का कि छोकरा औंधे मुँह गिर पड़ा और सुअर की तरह चिल्लाने लगा। मैंने चोरी नहीं की साहब। छोकरे ने मेरी ओर देखकर गुहार लगाई। उसका आधा चेहरा धूल से सन गया था, नीचे ओठ से खून बह रहा था। वह बिलखने लगा, अल्लाह कसम मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह कसम कुछ भी नहीं किया, हरामजादे। त्रिपाठी ने छोकरे को बाह पकड़कर उठाया और दोबारा एक थप्पड़ रसीद करने वाला ही था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नरमी से बोला, रुको त्रिपाठी, मारो मत, आखिर समझने तो दो क्या हुआ। अरे साहब क्या होगा, घेरे में से किसी ने कहा, देख तो रहे हो कि चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, वो तो किस्मत अच्छी थी, बढ़ना। त्रिपाठी जी ने और लगाइए साले को, एक दूसरे ने कहा। सुअर के बच्चे ने सारे मोहल्ले को तंग कर रखा है, आए दिन चोरी आए दिन हंगामा। नेक मशवरा देने वाले इस सज्जन की ओर देखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सीधे छोकरे को संबोधित करते मैंने जोर से झपटते हुए कहा, क्यों बे, चोरी कर रहा था। छोकरे ने और जोर से बिलखना शुरू कर दिया और अपनी सफाई देने लगा। वैसे भी मेरे वहां पहुंचते ही उसने सीधे मुझे मुखातिब करना शुरू कर दिया था, शायद यह समझकर कि सारी भीड़ एक है और हम वहाँ हमदर्दी मुझसे ही मिल सकती है। वह एक ही रट लगाए हुआ था, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस हरामी से पूछो, त्रिपाठी ने मुझसे कहा। अगर यह चोर नहीं है तो सुने घर में घुसा यह क्या कर रहा था, पीछे की दीवार फांदकर यह क्यों गया था। गुसलखाने के पास था, छोकरे ने कहा। मैं नहाने गया था। नहाने के लिए सुने घर की दीवार फानी जाती है, और वह भी दूसरे के घर की। कई लोग हंसने लग गए। देखा कितना चालबाज है, किसी ने कहा। यह अंगूठी आज चली गई थी, त्रिपाठी मुझे बताने लगा। वो तो 5 मिनट की भी देर हो गई होती तो साले ने अंगूठी तो मार ही दी थी, सारा घर भी खोल दिया था। किस्सा सिर्फ इतना था कि त्रिपाठी के एक मित्र, पड़ोसी और सहकर्मी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने कश्मीर गए हुए थे। चूँकि टीटी नगर में दिन दहाड़ी चोरियां आम बात थी, जिहाजा एहतियातन उन्होंने घर की चाबियां त्रिपाठी को सौंप दी थी, इस आग्रह के साथ कि वे घर की देखरेख करते रहें और हो सके तो रात को वहीं सो जाएं। शर्मा हुजूरी के में त्रिपाठी ने वह जिम्मा ओढ़ लिया था और पिछली रात वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पहली बार वहां सोया था। सुबह घर लौटने के बाद सेब करते वक्त सहसा ध्यान आया कि वह सोने की अंगूठी तो वहीं भूल आया है। गर्मियों का जमाना, वह
सहन के चारपाई डालकर सोया था और आदतन उसने अंगूठी उतारकर बगल के स्टूल पर रख दी थी। सोचा लौटकर अंगूठी उठा लाऊं वरना रह जाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा तो होश उड़ गए। अंगूठी स्टूल से गायब थी, वह नीचे पड़ी हुई थी और एक छोकरा त्रिपाठी को देखकर गुसलखाने के पीछे दुबक रहा था। क्यों? अब मैंने भी छोकरे को पकड़ लिया और डपटती आवाज में कहा, बुलाऊं पुलिस को? दूं दो एक हाथ मैं भी? हरामखोर कहीं का। याद रखना, आइंदा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली बराबर हो जाएगी। भाग यहाँ से, चल फुट। अपने को छुड़ाकर वह छोकरा बकटुट भाग निकला तो सहसा मुझे लगा कि मैं सबकी जलती हुई आंखों का केंद्र बना हुआ हूँ। उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह मछली की तरह हाथों से फिसल गया था। 1 मिनट के अंदर यह जा वह जा। भाई ये तो बड़ी ज्यादती है, किसी ने तिलमिलाते हुए स्वर में कहा। मोहल्ले में चोरियां होती रहे और हम ही लोग सह दिए जाएं। यह सरकारी कर्मचारियों का नेता बड़मन था, बनियान और पट्टीदार पैजामे में। आवेश में वह कह रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले दिनों मेरी छत से सारी लकड़ियाँ इसी लौंडे ने पार की है। सोचते हैं जाने दो, बच्चा है, गरीब है। अरे बच्चा नहीं, उस्ताद है। मुँह कमाए मछलियात के भट्ट ने प्रतिपाद किया। भट्ट ने एक रद्दा कसा, जो आपके भी कान काट दे। वह बच्चा कैसे हुआ? कुछ लोग हंसने लग गए। अम्मा हंसी की बात नहीं, भट्ट ने संभालते हुए कहा। छोकरे की उम्र देखो और उसकी हरकतें देखो। मैंने खुद अपने गार्डन का बल्ब चुराते हुए 2 बार देखा है। मैं बताता हूँ। एकाएक आगे बढ़कर चौधरी बोला, गया इतवार को हम पिक्चर गया था फैमिली का साथ। मेटनी सो तार पोड़े लौट कर देखा तो पिच्छू के आंगन में वाइफ का साड़ी गायब। वहाँ एक लोटा पड़ा था, साला वो भी ले गया। भाई कुछ करना चाहिए, बड़मन ने कहा, वरना इसका हौसला तो बढ़ता ही चला जाएगा। पुलिस में दे दो। एक सुझाव आया। 10-15 हंटर पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुलिस इसे 2-3 बार ले जा चुकी है, किसी ने बताया, लेकिन पट्टा वहाँ से निकल आता है। असल में पुलिस भी क्या करे, छोकरा नाबालिग है, डांट टपट कर पुलिस भी छोड़ देती है। उसका सही इलाज तो वही है जो त्रिपाठी जी कर रहे थे। इलाज मैं बताता हूँ, मुँह कमद मछलियात वाले भट्ट ने कहा। तो सब उसकी ओर देखने लग गए। भट्ट खुद कालोच मछली की तरह फूला हुआ और भद्दा था। उसकी आंखों में हराम का गोश्त चढ़ा हुआ था और वह बत्तख की तरह चलता था। कहने लगा, उस साग को ही काट फेंको जिस पर उल्लू बसेरा करता है। सवाल यह है कि वह झुग्गी क्यों नहीं हटाई जा सकती जिसमें वह छोकरा पल रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कारपोरेशन और PWD के अधिकारियों को कह चुका हूँ। अगर हम मिलकर लिखें तो क्या मजाल यह झुग्गी घंटे भर में ना हट जाए। इस तरह थोड़ी चकपक हुई, सलाह मशवरा, तू मैं, फिर बिना किसी नतीजे पर पहुंचे लोग अपने अपने घरों की तरफ खिसक गए। सभी को दफ्तर की जल्दी थी। आओ, मैंने त्रिपाठी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। दरअसल यह बात मुझे बुरी तरह कोच रही थी कि त्रिपाठी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी और मुझे लग रहा था कि मेरी दखलंदाजी शायद उसे पसंद नहीं आई। कहाँ? अपने घर चलते हैं, मैंने बेहद नरमी से कहा। कम से कम पुलिस को तो फ़ोन कर दें। अच्छा हुआ तुमने रोक दिया, बड़ी देर बाद त्रिपाठी ने कहा। मैंने अपने कमरे में आकर बैठे हुए बहुत देर हो चुकी थी। चाय आ जा चुकी थी और हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। टेलीफोन पास ही रखा हुआ था, लेकिन पुलिस को फ़ोन करने का ध्यान ना तो उसे आया और ना मुझे। तुम्हें इतने गुस्से में मैंने पहले नहीं देखा था, मैंने बोला। हाँ, मेरा खून खौल रहा था। मैं शायद उसे और मारता अगर तुमने बीच में आकर उसे बचा ना लिया होता। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। दरअसल वह जिस तरह पिट रहा था उससे मुझे लगा कि कहीं साला मरमरा गया तो एक मुसीबत। तुम मोहल्ले में नए नए आए हो, इन लोगों को नहीं जानते। तुम क्या समझते हो कि जितने लोग वहाँ तमाशाबीन बने तुम्हें उकसा रहे थे वो तुम्हारा साथ होते? अगर खुदा न खास्ता। मुझे मालूम है, त्रिपाठी ने अधैर्य के साथ कहा, लेकिन बात वह नहीं है। यार सोचो, अगर इसका यही हाल रहा तो आगे चलकर यह कितना बड़ा पेशेवर होगा। कहता है नहाने गया था। भाई नहाना है तो अपने घर पर नहा, सूने घर के छलांग लगाने की क्या ज़रूरत? पुलिस को फ़ोन करे।
कहते हैं, उसने कहा। हालांकि यह सच है, पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 थप्पड़ मारकर छोड़ देगी। यह अच्छा तमाशा है। कानून की गिरफ्त में वह आता नहीं क्योंकि नाबालिग है। आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा है, गरीब है। यह झुग्गी कहाँ है? पीछे ही है, गली के एक तरह से हमारे घर में से लगी हुई है। विधानसभा वाले सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करती है इस छोकरी की माँ। बेवा है, 2 छोटे छोटे बच्चे और हैं। दरअसल उसका मियाँ विधानसभा में चपरासी था, एक दिन अचानक मर गया। मासूम बच्चों के साथ यह औरत कहाँ जाती, तो सिद्दीकी साहब ने अपने घर पर काम पर रख लिया। शायद उन्हीं की मदद से इसने पास में झुग्गी बना ली। तो उसे बुलाकर कहें, त्रिपाठी बोला। डांटते हैं कि अपने लौंडे को संभाल। और उसकी माँ को बुलाया जाता है तो कुछ देर के बाद उसकी माँ दरवाजे पर आती है, बहुत ही मैली कुचीली साड़ी पहने, डरी सहमी जैसी खड़ी। वो खुद अपने लड़की के हरकतों से बहुत परेशान है। वह कहती है, मैं कितना मारती हूँ पीटती हूँ फिर भी नहीं समझता। और उसने अपनी दयनीय अवस्था के बारे में बताने लगती है कि 2 समय की रोटी में ही मेरा सारा दिन निकल जाता है, और रोने लगी। फिर त्रिपाठी ने पूछा, क्या करता है साबिर? उसकी माँ ने जवाब दिया, एक दुकान में साड़ी पर कढ़ाई का काम करता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 2 रुपये रोज मिलते हैं। हाँ, मैंने उसकी कढ़ाई का काम देखा है, त्रिपाठी ने कहा। बहुत हुनरमंद वाला लड़का है। तब लड़की की माँ ने कहा, हाँ साहब, हुनर तो है पर कोई वसीला नहीं दिया, यानी हुनर को पहचानने वाला कोई नहीं मिला। त्रिपाठी ने बोला, पहले उसे बोल अपनी आदत सुधार। 2 से उसे 10 रुपये मिलने लगेंगे, कहीं अच्छी जगह काम पर लगा दूंगा। फिर 7 से 8 दिन बाद जब हम बाहर बैठे हुए प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, तब मैं पात्र ने बोला, साबिर की अम्मा मेरे पीछे पड़ी है कि बार बार साबिर को काम पर लगा दो और मेरी झुग्गी हटाई जा रही है। और साबिर की माँ का आना जाना मैं पात्र के घर बार बार होने लगता है और मैं पात्र से वो काफ़ी उम्मीद लगाने लगती है, जिससे मोहल्ले वालों को लगता है कि मैं पात्र और साबिर एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए दोनों में मेल भाव बढ़ा हुआ है या बढ़ रहा है। इस प्रकार साबिर की माँ एक ही बिरादरी के होने के कारण अपने लिए कुछ करने की जिद पकड़कर बैठ जाती है, जिससे मैं पात्र झल्ला जाता है और बार बार मैं के घर आते रहने के परेशान होकर मैं पात्र अपनी पत्नी से उसे टालने की बात करके अपना पीछा छुड़ा लेता है। इस बिंदु पर बिरादरी की कहानी आकर समाप्त होती है। इस कहानी में मैं पात्र द्वारा साबिर को पिटाई से बचाकर डांट कर भगाने के कारण हिंदू मुस्लिम कट्टर सांप्रदायिक विचारधारा के लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इस कहानी में मध्यवर्गीय लोगों की सेखी, कुंठा, बड़बोलापन, 2 मुँहा चरित्र, उनके मध्य में आपसी नफरत, धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण, प्रगतिशीलता की आड़ में लाभ लेने की कोशिश को प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी की भाषा बहुत ही सरल और सुलभ है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और जो हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।